गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने दो प्रोविजंस डिस्कस किए थे, आई थिंक सेक्शन 52 और सेक्शन 53, इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट, इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, है ना। दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला, इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे कंपनी शेयर्स ऑफर कर सकती है, उसके ऊपर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, एक्ट की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। अल्टीमेटली कंपनी डिसाइड करती है कि कितना प्रीमियम उसको ऑफर करना है। एडिशनली फिर आप लोगों ने ये सब देखा था कि प्रीमियम के 5 यूटिलिटीज़ है, जो भी अमाउंट है हम लोग एसपीए में ट्रांसफर करते हैं, और 5 हेड्स हैं जहां पर आप प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन से 5 हेड्स थे? पहला बोनस, सेकेंड बायबैक, तीसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है, गुड, चौथा डिस्काउंट और कमीशन अलाउड ऑन इश्यू शेयर्स और डिबेंचर्स, एंड लास्ट प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 5 यूटिलिटीज थी आपकी एसपीए की, ये हम लोगों ने डिस्कस की थी। और जो भी अमाउंट होता है एसपीए का, वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप? अच्छा प्रीमियम का अमाउंट, सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। और सेकेंडली फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स ऑफर कर सकती है अपने सिर्फ 2 ही केसेस में। पहला स्वेट इक्विटी, और दूसरा जब भी आपकी डेट कन्वर्ट हो रही है इनटू इक्विटी थ्रू सम CDR, है ना, कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, उसके हिसाब से आप अपनी इक्विटी को इक्विटी डिस्काउंट पर ऑफर कर सकते हो। अदरवाइज आपने कभी भी इक्विटी इशू किया, इट इज नॉट अलाउड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, है ना। और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो इशू बाय डेफिनेटली वॉइड होगा, है ना। सो प्राइमरीली इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल केसेस थे, पहला स्वेट इक्विटी और दूसरा कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी थ्रू सम CDR प्लान, है ना। बस यहाँ पर आपकी इक्विटी डिस्काउंट पर जा सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। ये प्रॉब्ली हियर वी कंक्लूडेड, एंड आई थिंक आई लेफ्ट यू विद अ क्वेश्चन, है ना, कि प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज कहाँ होता है? नहीं मिला? अच्छा, जेन्युइनली और ईमानदारी से कितने लोगों ने सच में ट्राई किया? ओके, वेरी नाइस। और किसी को भी नहीं मिला? बस वो 5 ही मिल रहे थे। ओके, ठीक है, चलो अब समझना। क्या कितनी कैपिटल, कल के कुछ नंबर्स लिखे थे तो बता दो, वही लिख देता हूं, उसी के हिसाब से समझा दूंगा आपको। बस यही है ना? ओके। सो कंपनी ने शेयर था उसका 10 रुपये का, 40 रुपये की प्रीमियम पे मंगवाया, है ना। सो आई थिंक कितने, कुछ 5 लाख शेयर्स आपने ऑफर किए, कितने रुपए के? 10 के, और ये 5 लाख इंटू 40, है ना। ये आई थिंक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अच्छा, इफेक्टिवली अगर आप इसका एसेट साइड एडजस्टमेंट देखते हो तो ये आपके पास यहाँ पर 2.5 करोड़ दिख रहा होगा। 50 लाख कैपिटल का है और उसमें से 2 करोड़ रुपए प्रीमियम का है। ना मुझे एक सिंपल सा थॉट आप ऐसे बताइए, जैसे इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ सम ब्राइट कंपनीज इन इंडिया, मे बी आप RIL की बैलेंस शीट देखोगे, RIL विल हैव अ रिजर्व ऑफ एनीथिंग विच इज़ नॉट लेस देन 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का रिजर्व है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? 50,000 करोड़ रिजर्व है, इसका मतलब क्या है? बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कम है। मैं आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि 50,000 करोड़ क्या इंडिकेट करता है। और परहैप्स 50,000 करोड़ अगर मेरी रिजर्व्स में दिख रहा है, इसका ये मतलब है क्या कि आई हैव अ कैश पाइल ऑफ 50,000 करोड़, कि मेरे पास 50,000 करोड़ कैश है। फिर क्या है? अरे बाप रे। अच्छा, सी, जब आप ये प्रोविजंस पढ़ते हो ना, एंड व्हेनेवर वी से कैश है, कैश डज नॉट मीन हार्ड कैश है कि मैं 500 2,000 के नोट गिना हूं। कैश मतलब जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है ना। इस ऑल्सो डिविडेंड इज पेड इन कैश। तो कंपनी ने 1 रुपया डिविडेंड दिया है तो सारे शेयर होल्डर्स को बुलाती, लेते रहे 1 रुपया, लेते रहे 1 रुपया। तो डिविडेंड इज पेड इन कैश, उसका मतलब क्या है कि आपने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस बॉडी में डिविडेंड इज पेड इन कैश, मतलब आपने काइंड में नहीं दिया है कि मेरी एक पप्पी 2 रुपए की, तो ये इस साल का डिविडेंड हो गया। तो वो इस व्हाट डू यू मीन बाय कैश, है ना, कि आपने काइंड में नहीं दिया है, किसी मॉनेटरी वैल्यू में आपने बेसिकली वो पैसा दिया है। हाँ, तो अब जब आप बोलते हो 50,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो ये 50,000 करोड़ मेरे पास कैश के फॉर्म में होता है क्या, कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 करोड़ डिपॉजिटेड है? हाँ जी सर,
हाँ बिंदास, किसी को कुछ नहीं आता, मेरे को पता है। तो जो आपको लगता है ना कि एकदम रैंडम गैस है, फील फ्री। बैंक में और कैश में 50,000 करोड़ है। ओके, कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि बैंक और कैश मिला के 50,000 करोड़ है। बहुत बढ़िया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का, हाँ वो क्या लिखा, छोड़ दो। मैं उस मतलब वो टॉपिक ही नहीं है एक्चुअली, जो मैं पूछ रहा हूँ ना, वो आपके नोट्स में है ही नहीं। अगर होता तो मैं पूछता ही नहीं आपसे। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो फ्री रिजर्व अलग चीज़ होगी, फ्री रिजर्व के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। मेरे को तो सिर्फ ये बताइए कि अगर मेरे बुक्स में इतना हैवी रिजर्व दिख रहा है तो वो किस फॉर्म में मेरे पास होता है? सिंपल क्वेश्चन। एसपीए को भी 1 मिनट के लिए साइड में रखना। कैश के फॉर्म में होता है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते। अच्छा आप सुनना, सी एक बेसिक सी टेंडर। जब आपने पैसा 50,000 करोड़ बैंक में रखा, अब बैंक में रखे रखे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। और ये आइडल कैश है आपके पास जो आपने बिजनेस में यूटिलाइज नहीं किया, बिल्कुल आइडल है कि जिसका ऐसा कोई इमीडिएट यूटिलाइजेशन आपके लिए नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, चाहे तो कैश में रख सकती है, राइट, चाहे तो कैश में रख सकती है। बट 99.99% केसेस में अगर इस तरीके का कोई रिजर्व मेरे पास है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टेबल एसेट। ओके, व्हेन आई से इन्वेस्टेबल एसेट, इट कुड बी अ फिक्स्ड एसेट, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट्स विच आई हैव डन, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन मैं पैसा आइडल नहीं रखूंगा। और क्यों नहीं रखूंगा? ये जो 50,000 करोड़ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है मेरा, राइट, जिसको आप फ्री रिजर्व जो हम लोग बोल रहे थे, ये आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, राइट। अच्छा, मेरा शेयर होल्डर मेरे से आशा करता है कि मैं हर साल उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दूंगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूँ और उससे जो भी मेरे को रिटर्न्स मिलते हैं उसका एक पर्टिकुलर पाई, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे देता हूँ। तो कोई भी ये पैसा आइडल फॉर्म में नहीं रखता है। अच्छा, अब सेम केस यहाँ पर भी लेना। 50 लाख की मेरी कैपिटल है, 2 करोड़ का मेरा एसपीए है और यहाँ पर उसके अगेंस्ट मेरे पास 2.5 करोड़ का कैश दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2.5 करोड़ का कैश है ना, इसको आप या तो कैश के फॉर्म में रखो। एक ऑप्शन ये कि आप तो कैश के फॉर्म में रखो इसको, मतलब कैश के फॉर्म में रखो ना, तो आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा हुआ है। या फिर ऑल्टरनेटिवली दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम इन्वेस्टेबल एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है। इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं कि मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी, मेरे को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो उसको वहां पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इसमें से 2 करोड़ रुपए के, जो भी 2 करोड़ रुपए था, 2 करोड़ रुपए मतलब कौन सा हो गया, एसपीए का, इसके आपने किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद ली, तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट बन गया, बराबर है। तो ये 2 करोड़ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और जो कैपिटल का पैसा आपके पास आया था उससे आपने कंपनी के बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट आपको परचेज करनी थी, आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली। तो आपकी कैश की पोजीशन नील हो गई, आपने इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का कर लिया और आपने फिक्स्ड एसेट 50 लाख रुपए की खरीद ली। अच्छा, वापस मन में वही सवाल आ रहा है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एसपी की 5 ही यूटिलिटीज है, आपने क्या किया, आपने तो कैश उठा के इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो अगेन यू आर ब्रीचिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52, राइट, कि उस केस में आप वापस से प्रोविजन कंप्लाई तो कर ही नहीं रहे हो। इनका कहने का पर्पस क्या था कि जब भी कंपनीज उन 5 में से कोई भी एक्टिविटी करेगी, हो ना, 5 एक्टिविटीज कौन सी, बोनस, बायबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट कमीशन अलाउड या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, इन 5 में से अगर कोई भी एक्टिविटी करे उस दिन मेरे पास एसपीए में पैसा होना चाहिए। आ रहे समझ में? तो उस दिन मेरे पास पैसा होना चाहिए एसपीए में, ये उसका पर्पस था। बाकी उसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है कि पैसा मेरे को ब्लॉक करना है। अगर ऐसा होता कि इस बैलेंस शीट को मैं देखूं कि 50 लाख मेरे को बिजनेस के लिए मिल रहा है और 2 करोड़ रुपए मेरे को ब्लॉक करके रखना है कि मैं जब इन 5 में से कोई एक्टिविटी करूंगा तब मैं वो अमाउंट यूटिलाइज करूंगा, तो फिर ये कंपनी बर्बाद है। क्यों? कल जो मैं आपसे एक बात बोल रहा था कि जब शेयर होल्डर मेरे को 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है तो उसकी आशा रिटर्न्स 2.5 करोड़ के ऊपर होगी। वो ये नहीं सोचेगा कि 50 लाख तेरा कैपिटल में गया, 2 करोड़ तूने एसपीए में डाला, तो तू मेरे को रिटर्न्स 50 लाख के हिसाब से दे। वो मेरे को क्या बोलेगा, मैंने तेरे को कितना दिया है, 2.5 करोड़, मेरे को रिटर्न्स कितने में मिलने चाहिए, 2.5 करोड़। अब तू, तेरे को जहां रखना है वहां रख, मेरा कोई लेन देन नहीं है उससे, लेकिन मेरे को रिटर्न्स कितने पे चाहिए, 2.5 करोड़ के ऊपर रिटर्न्स चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? सो सिर्फ इट इज अ बुक एंट्री, राइट, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री। जब हम लोग बोलते हैं ना कि 50,000 करोड़ के मेरे पास फ्री रिजर्व्स हैं, वो 50,000 करोड़ किसी के पास कैश में नहीं होता है। अगर 50,000 करोड़ कैश में हो गया ना भाई, मतलब उसको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्याज पे बैठा बैठा खाएगा वो। 50,000 करोड़ का फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? तो वो हमेशा किसी न किसी इन्वेस्टेबल एसेट के फॉर्म में होता है। कोई कंपनी इतना बड़ा कैश रिजर्व अपने पास नहीं रखती है और सेंस भी नहीं है ना। अच्छा, आपके पास हर महीने 10 लाख रुपए आ रहा है,
उसमें से 2 लाख रुपए के आपके खर्चे हैं, 8 लाख रुपए हर महीने बचता है, क्या करोगे 8 लाख रुपए का? कैश इकट्ठा करोगे कि गद्दी की हाइट बढ़ा, हर महीने 1-1 इंच हाइट बढ़ा रहे हो आप गद्दी, नोट ही नोट बिछाए हुए, उसी पे सोऊंगा, सब खाऊंगा भी उसी में, सब उसी में करूंगा, करोगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं ना, मतलब उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना। डेड पैसा पड़ा पड़ा तो अपने आप नहीं बढ़ने वाला कि अभी 8 लाख रुपए था, अगले महीने तो 11 लाख हो जाना, 11 लाख हो गया, डजंट हैपन, राइट? आप इन्वेस्ट तो करोगे ना। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपका 8 लाख रुपए, तो कंपनी पागल थोड़ी ना 50 करोड़ अपने पास कैश रखेगी, वो भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करती है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? इनका क्या कहना था कि ऐसा नहीं कि आपको पैसा कैश के फॉर्म में रखना है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टेबल एसेट, लेकिन उन 5 में से जब भी आपने कोई एक्टिविटी की उस दिन इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए कि मेरे को जब प्रेफरेंस रिडीम करनी है, मान लो मेरे को 1 करोड़ रुपए देना है, तो 1 करोड़ रुपए उस दिन मेरे एसपीए में होना चाहिए। बस ये उसका वो लॉजिक था, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? हाँ जी, 100% इन्वेस्ट करते हैं, उस दिन इतना बैलेंस चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में ही हो सकता है, फिक्स्ड एसेट भी खरीद सकता हूं उससे, कुछ भी करो, फिक्स्ड एसेट भी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें से जिस दिन 5 में से कोई एक्टिविटी होगी उस दिन मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, सिंपल, बाकी दूसरा कोई लॉजिक नहीं। जहां इन्वेस्ट करना है करो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है सबको ये? तो ये उसका इफेक्ट था, ये उसका एडजस्टमेंट था छोटा सा। हाँ जी, तो कल आई थिंक बस ये 2 चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, शेयर से प्रीमियम, शेयर से डिस्काउंट। आगे देखना, आज नया कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। हाँ, सो ये डिस्काउंट खत्म कर लिया था हम लोगों ने कल, है ना, 2.5। आगे देखना, इशू शेयर्स विथ डीवीआरस। डीवीआरस इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नाउ अच्छा, सी आपने ये डिस्कस किया है कि शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, कौन से? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। अब मैं इक्विटी शेयर्स के टाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स भी कितने तरीके के होते हैं? इक्विटी शेयर्स भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट विच इज विथ वोटिंग, एंड दूसरा विदाउट वोटिंग। तो शेयर्स 2 तरीके के, इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी वापस से 2 तरीके की, कौन सी? विद वोटिंग एंड सेकेंड विदाउट वोटिंग। अच्छा, ये तो आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग इक्विटी बोलते हैं, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू अवर माइंड इज वोटिंग, है ना, कि उसके ऊपर वोटिंग रहती है। सो इफ नथिंग इज स्टेटेड, आई विल रिपीट, इफ नथिंग इज स्टेटेड, अगर आपने कुछ भी नहीं बोला कि इक्विटी कौन सी है, मतलब आप क्या प्रिज्यूम करते हो इक्विटी कौन सी है? विथ वोटिंग है। वो कौन सी इक्विटी होगी? विथ वोटिंग। एवरीवन इज विथ मी, है ना। सो पहला इक्विटी शेयर्स की फर्स्ट टाइप कौन सी है? विथ वोटिंग। सेकेंड टाइप कौन सी है? विदाउट वोटिंग। अच्छा, मतलब इक्विटी है लेकिन उसके ऊपर वोटिंग नहीं है। अब मैं आपको 2 चॉइसेस दे रहा हूं, पहला, या तो आप इक्विटी खरीदो विदाउट वोटिंग, या फिर दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लो। क्या लोगे? एज एन इन्वेस्टर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी? पहला इक्विटी विदाउट वोटिंग, और दूसरा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस लोगे, वेरी नाइस। क्यों? पहले पैसा मिलने का राइट प्रेफरेंस के ऊपर होता है, और दूसरा उसके ऊपर फिक्स डिविडेंड होता है ना। अच्छा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना कि इक्विटी इशू करेगी या प्रेफरेंस इशू करेगी? इक्विटी। क्यों? हाँ, मेरे को, हाँ, बस वो एक सब्जेक्टिव आंसर एक्सपेक्टेड था कि डिपेंडिंग अपॉन माई नीड, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो प्रेफरेंस इशू करूंगा, अगर मेरे को परपेचुअल कैपिटल चाहिए तो मैं इक्विटी इशू करूंगा। इक्विटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। जब आप फर्दर इक्विटी इशू करते हो, नए लोगों को जब आप इक्विटी देते हो, तो आपका कंट्रोल उस कंपनी में कम हो जाता है ना। यही उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली एक बात समझना, मैं आपको ना बस वो रीजन पढ़ा रहा हूं कि क्यों कंपनीज डीवीआर करती है, बस वो थॉट समझ में आ गया, बाकी सब कंडीशंस हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, पहला कंपनी के हिसाब से और दूसरा फिर एक शेयर होल्डर या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सी, कंपनी के पास 2 चॉइसेस हैं, पहला इक्विटी विथ वोटिंग कर सकती है, या सेकंड इक्विटी विदाउट वोटिंग कर सकती है। दोनों अपॉर्चुनिटीज उसके पास है। अगर मैं उस कंपनी का प्रमोटर हूं और परहैप्स आई एम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर दिस कंपनी, लेट्स से आई एम होल्डिंग 50% इन दिस कंपनी और 60% इन दिस कंपनी, तो मैं ये हमेशा चाहूंगा कि मेरा इस कंपनी में कंट्रोल बना रहे, मैं कभी भी अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास और पैसा है नहीं लगाने के लिए, सो आई विल रेज इट फ्रॉम द पब्लिक, ये बात सर्टन है ना। तो
मैं क्या करता हूँ, मैं पब्लिक के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को इक्विटी के फॉर्म में पैसा दो। जनरल पब्लिक खुश हो जाती है कि हमको फर्दर इक्विटी मिलेगी। लेकिन मैंने साथ में बोला कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ लेकिन मैं आपको वोटिंग नहीं दूंगा। और वोटिंग क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर मैंने आपको वोटिंग दे दी तो मेरा कंट्रोल कम हो जाएगा। तो इमीडिएट नेक्स्ट थॉट एक शेयर होल्डर के मन में क्या आएगा, एक इन्वेस्टर के मन में क्या आएगा कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि भाई तू मेरे से पैसा भी ले रहा है, तू बोल रहा है ये इक्विटी है, और जब इक्विटी है मतलब इस पर फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है इसके ऊपर, एंड एट द सेम टाइम तू मेरे को वोटिंग भी नहीं दे रहा है, तो मैं तेरे को पैसा क्यों दूँ, राइट? तो बस आई थिंक बात वही आती है कि इस डीवीआर अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट और इट्स अ कंप्लीट फेलियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि भाई ये कोई लेगा ही नहीं। अच्छा, मैं कर क्या, डीवीआर इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना? डीवीआर मतलब क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस से शेयर होल्डर के पास जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि अब मैं आपकी बात करता हूं, 1 मिनट के लिए आप समझना कि आप सब शेयर होल्डर्स हैं, मैं उस कंपनी का प्रमोटर एंड आई एम होल्डिंग 60% इन दिस कंपनी। मैं आपके पास आता हूं और मैं पूछता हूं कि मेरे को चाहिए 100 करोड़, आप कितना दोगे? अब एक नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर 25,000, 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना? कितना पैसे का पूल बना रहा हूं मैं? 100 करोड़ का। उसमें से आप मेरे को कितना दे रहे हो? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। 100 करोड़ के पूल में 1 लाख के शेयर्स आपके पास हैं, है ना? वोट करोगे, 1 लाख के शेयर्स आपके पास हैं, 1 लाख के शेयर्स के ऊपर आप वोट करोगे। अब वो 1 लाख के शेयर्स से कैन यू चेंज द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी कि अब मैं आपके हिसाब से काम करूंगा? मेरे पास उस कंपनी की 60% इक्विटी है, आपके पास उस कंपनी की 0.00001% इक्विटी भी नहीं है। आप मेरे को हटा सकते हो एज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, एज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी? नहीं। क्यों? बहुत मिनिस्क्यूल होल्डिंग है आपकी, बहुत ही एकदम माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, और उस माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो मैं आपको क्या समझाता हूं कि साहब आप सबकी जो शेयर होल्डिंग होगी ना इंडिविजुअली, वो बहुत कम होगी, है ना? बहुत ही कम होगी। अगर आप सब इकट्ठे भी हो जाओ तो भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये आता है, आपके पास शेयर होल्डिंग आ भी गई तो कितने लोग वोट करते हैं, वो समझने वाली बात है। RIL हैज अ शेयर होल्डर बेस ऑफ नियरली 35 लाख, 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। कितने लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? 900 से 1000। तो 35 लाख लोगों में से मीटिंग कितने लोग अटेंड करते हैं? 1000। 500, 1000 आप ये मान लेना ई वोट करते होंगे, मतलब 35 लाख लोगों में से वोट करने वाली जनता कितनी है? 2000। कितने लोग वोट कर रहे हैं? 2000। मतलब ये 2000 लोग उस पूरी कंपनी का 35 लाख शेयर होल्डर्स का फेट डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अच्छा, मुकेश अंबानी एज अ प्रमोटर इज होल्डिंग 55% इन दिस कंपनी, 55% उसके पास है, फ्रेंड्स फैमिली मिलाकर। अब 55% वाला अकेला एक तरफ खड़ा हुआ है, बाकी जो 2000 लोग हैं इन सब की टोटल होल्डिंग मिला के 5% भी नहीं है, और बाकी 40% आते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि कंपनी में क्या हो रहा है। आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ RIL सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव नेवर वोटेड। तो 55% के अगेंस्ट ये 5% वाले कुछ कर सकते हैं? ये सब इकट्ठे हो गए 5%, कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कारण बहुत माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है। 5% में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक नोटिस भी नहीं भेज सकते, मतलब बाकी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं इनको क्या समझाता हूं कि तुम सबकी शेयर होल्डिंग इतनी कम है कि अगर तुम इकट्ठे भी हो गए ना तो भी कुछ नहीं कर सकते, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग मेरे पास है। तो शेयर होल्डर बोलता है सही बात है। और सेकेंड, वोटिंग तो तब आता है जब मैं आऊंगा मीटिंग में, मैं तो मीटिंग में वोट करने ही नहीं आने वाला हूं। तो मैं उनको क्या बोलता हूं, आप अपना वोट सैक्रिफाइस कर दो, वैसे भी आप वोट नहीं करते हो, आप अपना वोट सैक्रिफाइस कर दो। उस वोट सैक्रिफाइस के अगेंस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड दूंगा, कि अगर मैं सबको 10 रुपए डिविडेंड देता हूं, मैं आपको 12 रुपए डिविडेंड दूंगा। शेयर होल्डर बोलता है ओके, मतलब करना क्या है, मेरे को वोट ही सैक्रिफाइस करना, वैसे भी वोट नहीं करता हूं, तू 10 की बजाय मेरे को कितना डिविडेंड दे रहा है? 12 रुपए डिविडेंड दे रहा है, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है, तू शेयर्स इशू कर, मैं तेरे को पैसा देता हूं। अच्छा, अब ये आपने क्या किया कि विन-विन सिचुएशन ट्रैक की, जहां पे इन्वेस्टर को क्या मिल गया? एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल गया, फर्स्ट। और दूसरा, कंपनी को क्या मिल गया? ये प्रमोटर का क्या फायदा हो गया कि जो आपका कंट्रोल था वो उस कंपनी में बना हुआ है। आ रहा है समझ में? अच्छा, सेकंड, एक लियो और आप ये भी दे सकते हो शेयर होल्डर को कि भाई मेरा कंपनी का करंट मार्केट प्राइस आज 300 रुपए का है ना? कितने का? 300 रुपए का। मैं तेरे को शेयर्स देता हूं, लेकिन तू मेरे को 300 रुपए मत दे, मैं तेरे को ये शेयर 220 रुपए में दे रहा हूं। वो बोलता है कोई दिक्कत ही नहीं है, 300 रुपए की चीज उसको कितने में मिल रही है? 220 रुपए मिल रही है, 80 रुपए का उसको पहले ही दिन मिल रहा है, राइट? वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेगा। अच्छा, उसके अगेंस्ट उसने सैक्रिफाइस क्या किया? वोट, वैसे भी नहीं कर रहा था, तो वोट सैक्रिफाइस किया। कंपनी और प्रमोटर का फायदा ये हो गया कि मेरा कंट्रोल बना हुआ है, और शेयर होल्डर का फायदा क्या हो गया कि भाई उसको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल गया या फिर उसको कम प्राइस पे शेयर्स मिल गए। अरे समझ में? दैट इज वाई DVR इज अ गुड एंड अ सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट इन इंडिया, कि जहां पर मेरे को परमानेंट कैपिटल चाहिए। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं प्रेफरेंस इशू कर रहा होता, प्रेफरेंस का ड्रॉबैक क्या था?
हाँ, मेरे फिक्स डिविडेंड आते हैं, मतलब वापस एक लाइबिलिटी आ गई मेरे सर पे, मेरे को वो चाहिए ही नहीं, मेरे को बिल्कुल एकदम फ्री माइंड के साथ बिजनेस करना है। मेरे को वो नहीं कोई हॉन्ग कर रहा है हर महीने कि तेरे को डिविडेंड देना है, तेरे को इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है। मेरे को मेरे कंफर्ट से काम करना है और मेरे को परमानेंट कैपिटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्विटी इशू की, वोटिंग नहीं दी, और जो थोड़ा बहुत मेरे को डिस्काउंट या एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको देना था वो मैंने दे दिया। मेरा कंट्रोल बना हुआ है इस कंपनी में, तो मैं मेरे हिसाब से काम कर सकता हूँ। शेयर होल्डर का वैसे भी वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, उसका डिविडेंड में इंटरेस्ट था, उसको उसका डिविडेंड मिल रहा है, राइट। एंड दैट इज हाउ यू स्ट्राइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, एंड दैट इज वाई डीवीआर इज अ सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट इन इंडिया। अच्छा, अब थॉट में कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो मेरे को बताना। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, व्हाट इज डिस्काउंट अपने हिसाब से? नॉट लेस देन इशू प्राइस, लेस देन द फेस वैल्यू, लेस देन द फेस वैल्यू, है ना। 10 रुपये की चीज़ है, अगर मैं 300 रुपये का शेयर 220 में इशू कर रहा हूँ तो शेयर कितने का मेरा? 10 रुपये का, वो 10 का ही रहेगा, बराबर है। 210 रुपये मेरा प्रीमियम है, जो भी मैं एक्स्ट्रा मंगवा रहा हूँ वो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है। तो आप जो डिस्काउंट कर रहे हो ना, वो फेस वैल्यू में डिस्काउंट नहीं कर रहे हो, आप इशू प्राइस में डिस्काउंट करते हो, विच इज़ अलाउड, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। अरे समझ में, सो डिस्काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, क्यों डिस्काउंट बंद कर दिया इन्होंने? पहले तो अलाउड था, 56 एक्ट में अलाउड था, 2013 में बंद कर दिया, क्यों? आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने, इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एट प्रीमियम। क्यों बंद किया था ये नहीं पता, सुना। अच्छा, इम्पैक्ट क्या आता है डिस्काउंट का कि 10 रुपये का शेयर है, मैंने आपको 8 रुपये में दिया, है ना। अगर 10% से ज़्यादा डिस्काउंट देता था, पुराना प्रोविजन आपको बता रहा हूँ, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता था। तो 10 रुपये की चीज़ मैंने कितने में दी? 8 रुपये में दी, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। मेरी कैपिटल, मतलब जो पैसा मेरे पास आया, कितना आया? 8। लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होती है और जब मैं सब शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाता हूँ, तो मेरे को 8 नहीं देना, मेरे को 10 देना है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को क्या लगता था कि यार ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कि लेते वक्त आप 8 रुपये ले रहे हो, और जब उसको बेनिफिट देना है तो बेनिफिट देने के लिए मेरे को किसका वेट करना है? वाइंडिंग अप का वेट करना है। उसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं था, उसको जो 2 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था वो कब मिल रहा था? वाइंडिंग अप के वक्त। तो उन्होंने बोला यार इतना डेफर क्यों करूं मैं उसको बेनिफिट, इससे अच्छा आप खत्म ही कर दो उस कॉन्सेप्ट को। तो दैट इज वाई इन लोगों ने इशू शेयर डिस्काउंट पूरी तरीके से खत्म कर दिया कि देते वक्त लाइबिलिटी कंपनी की पूरी आती है। अच्छा, और उसके अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो बेनिफिट उसको आज मिल रहा है क्या? नहीं, आज नहीं मिल रहा। बेनिफिट कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डज नॉट मेक सेंस। मतलब उस 2 रुपये के बेनिफिट के लिए मैं प्रार्थना करूं कि कंपनी बंद हो जाए, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं था। एंड दैट इज वाई इन लोगों ने लगा कि रिडंडेंट है और कोई सेंस भी नहीं उस चीज़ का, इसलिए इन्होंने इस प्रोविजन को हटा दिया था पूरी तरीके से। अरे समझ में। सो हाँ, और डीवीआर रिलेटेड और कोई डाउट? जी मैम, लिस्ट 2 होते हैं, एक आपकी नॉर्मल इक्विटी लिस्ट होती है, एक डीवीआर लिस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इफ यू वांट टू सी अ रियल लाइफ एग्जांपल नो, टाटा मोटर्स हैज डन अ डीवीआर इशू, उसके दोनों सिक्योरिटीज लिस्टेड है। मतलब टाटा मोटर्स इक्विटी, टाटा मोटर्स डीवीआर, दोनों लिस्टेड है, और दोनों का अलग अलग ट्रेड ब्रैकेट होता है। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। सो अगर आप विद वोटिंग वाले शेयर होल्डर हैं, ऑब्वियसली पूल बहुत बड़ा होगा, कारण वो कंपनी की कैपिटल बना रहे हैं। डीवीआर कंपेरेटिवली एक छोटा पूल होता है, तो उसमें डिमांड सप्लाई कम होती है, इसलिए आपको प्राइस फ्लक्चुएशन कम मिलते हैं। अलग अलग ट्रेड होते हैं दोनों। और कोई क्वेश्चन? थ्रू कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताएं जल्दी से। श्योर है? चलिए समझते हैं। यार देखो, मैं कल भी आपको यही बात बोल रहा था। अब अगर ये सब प्रोविजंस पढ़ना है ना, तो सिंपल आई थिंक 2 तरीके हैं। पहला, ये 7 कंडीशंस है, 8 कंडीशंस है, याद कर ली, ये सबसे सिंपल तरीका है, दिमाग ही नहीं लगाना है उसमें, उसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, आपने वो फंडा समझ लिया कि प्रोविजन क्या है, क्यों है, कैसे आया, उसका इम्पैक्ट क्या है ना, वो लॉजिक्स होते हैं। आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मतलब अब ये फिक्स ही हो गया है। मेरे को नहीं लगता कि पेपर कभी बहुत अच्छा आने वाला है। लास्ट अटेम्प्ट प्रॉब्ली वॉज एन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज पेपर अच्छा ही आता है। कंपनी लोगों का तो बाय डिफॉल्ट अच्छा आता है, बिकॉज जो मैं आपको बोल रहा था फर्स्ट डे भी शायद बताया था कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इसके बाद पूरे आपके सिलेबस में कहीं कंपनी लॉ है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इस लेवल पे बहुत बढ़ा दिया है। एंड दैट इज़ वाई यू ऑल्सो हैव प्रोसीजर्स, यू ऑल्सो हैव प्रोविजंस, यू ऑल्सो हैव ड्राफ्टिंग, यू ऑल्सो हैव रेजोल्यूशंस, सब कुछ यहीं पर ही है। तो कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ को लेके बहुत थरो होना,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कोई वर्ड पूछ लिया और अपने को पता ही नहीं कि वो होता क्या है. आई थिंक कंडीशंस बहुत बेसिक होती है, ये आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद ही हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेमवर्क क्या है एग्जैक्टली, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वो अगर आप रजिस्टर कर लो तो फिर मज़ा है ना. हम लोग हमेशा बोलते हैं बोनस करती है कंपनी. बोनस मतलब फ्री शेयर्स. क्यों कंपनी बोनस करती है? आई थिंक रीज़न समझना. बायबैक करती है, बायबैक में क्या करते हैं अपने को पता है, लेकिन बायबैक क्यों होता है वो आई थिंक रीज़न समझना. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स क्यों देती है, जनरल पब्लिक को क्यों नहीं देती है, राइट्स इशू क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रीज़न समझना. आई थिंक बस उसी के लिए आप क्लास में बैठे हो, बाकी तो यानी बहुत बेसिक चीज़ें पॉइंट्स है, रटना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना. सो चेक करते हैं सेक्शन 43 किसके पे. अच्छा, इस चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक 3 सेक्शंस आई थिंक डिस्कस किए. पहला शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84. उसके बाद कल आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पढ़ा विच वॉज 52. फिर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पढ़ा विच इज सेक्शन 53. अभी आप ये डीवीआर पढ़ रहे हो विच इज 43, है ना. मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग से याद मत करना, रोज़ बोलते सब कुछ याद हो जाएगा ना, बहुत आपको अलग से एफर्ट्स नहीं लेने इन सब चीज़ों के लिए. चलो चेक करते हैं क्या क्या कंडीशंस है. फर्स्ट दे आर सेइंग अगर कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो उसके लिए अथॉरिटी कहाँ पर होनी चाहिए, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए. सो पहली कंडीशन, अथॉरिटी शुड बी देयर इन योर आर्टिकल्स. अच्छा, नहीं है मेरे आर्टिकल्स में अथॉरिटी, मतलब ये दिया ही नहीं, पावर्स ही नहीं है डीवीआर इशू करने. वेरी नाइस. आर्टिकल्स ऑल्टर करोगे, आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो क्या करना पड़ता है. एसबीसी में पहुंचे हो, यहाँ ऑल्ट्रेशन तक पहुंचे हो, भी नहीं पहुंचे हो, ओके ठीक है, फिर छोड़ दो. तो अगर आपको आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो जनरल मीटिंग में यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, है ना. सो आप कंपनी की जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर. जनरल मीटिंग बुलाओ और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, यू कैन ऑल्टर योर आर्टिकल्स. ठीक है. सो पहला कंडीशन, मतलब फर्स्ट क्या है, अथॉरिटी होनी चाहिए किधर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. सेकंड, अब अगर आपको डीवीआर इशू करना है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए. अब माइंड वेल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, इसके लिए मैंने हर बैच में पनिशमेंट दिया, तुम्हारी बैच में भी दूंगा, आई एम प्रीटी श्योर. जब भी कंपनी फर्दर इशू करती है, ओके, जब भी कंपनी फर्दर इशू करती है या नए शेयर्स ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कंपनी में कम हो जाता है. इफ दीज आर माई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना, इनके पास आज 100% इक्विटी है, अगर कंपनी ने आपको और शेयर्स इशू किए, बराबर है, तो इनका कंट्रोल कंपनी में कम हो जाएगा. कि आज कंपनी के 100 शेयर्स थे, इन सबके पास 100 शेयर्स हैं, अगर कंपनी ने और 100 शेयर्स इशू किए जो इनको नहीं दिए हैं, आप लोगों को दिए हैं, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 200. इनके पास कितने थे, 100. तो इनके पास जो कल 100% था, आज वो कितना हो गया, 50. एग्जिस्टिंग का कंट्रोल कम हो रहा है, सब लोग साथ में. तो जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम होता है, कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है. मतलब आप इन लोगों की परमिशन लो कि मेरा इक्विटी कम हो रहा है, उससे मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही कंपनी फर्दर इक्विटी इशू कर सकती है. समझ में आ रहा है. सो क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको फर्दर इक्विटी इशू करना है, कौन सी मीटिंग होल्ड करोगे, जनरल मीटिंग. कौन सा रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल, है ना. अब वापस से यहां पर कौन सा रेजोल्यूशन है, अच्छा डीवीआर में भी हम फर्दर इशू करते हैं, डीवीआर में फर्दर इक्विटी इशू करोगे ना, लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी है. अब यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इसलिए है क्योंकि आप फर्दर इक्विटी जरूर इशू कर रहे हो, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग नहीं है, तो एग्जिस्टिंग के इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए ऑर्डिनरी है. अकोला साथ में ना भाई, हाँ. तो एनी सॉर्ट ऑफ फर्दर इशू किसका अप्रूवल चाहिए आपको, शेयर होल्डर्स अप्रूवल. कौन सा रेजोल्यूशन है, स्पेशल. यहां पे ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि वोटिंग सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो. क्लियर है सबको. चलिए, सो सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है. पहली कंडीशन क्या थी, फटाफट बोलते जाओ, याद ही करना है अभी यहां पे, आर्टिकल्स. दूसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. बस ये इतना इतना, एक एक वर्ड, दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट, बस वही अपने को याद रखना है. ठीक है. और ये जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है कि बस अगर वो इतना इतना आप याद रखोगे तो बाकी सब सेट है. आई थिंक वो सेंटेंस बनाने वाली बात है ना, तो बस वही अपने को याद रखना है. नाउ थर्ड, ये समझना है, ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है. फर्स्ट पेज खोलो आपके नोट्स, ये नोटबुक का जिसमें आप लिखते हो ना, हाँ हाँ नोटबुक का है फर्स्ट पेज, ये ऊपर कर दो अभी एक बार ज़रा. हाँ ये वाला पेज दिख रहा है ना सबको, हाँ लिखो यहाँ पे. ये पेज मैंने आपको बताया था, नाम के अलावा कुछ मत लिखना है यहाँ पे, है ना. ये सिर्फ अपने जो बिल्कुल मूल मंत्र है जीवन के, वो सब अपने को यहाँ पे लिखना है, जो आपको कभी भी नहीं भूलना है. और अगर इसमें लिखाया हो आप एक भी चीज़ भूल गए, तो जो भी पनिशमेंट मैं नॉर्मली 10 टाइम्स बोलता हूँ, तो वो सीधा की सीधा 20 टाइम्स है ना. मतलब जो भी आप रिपीट करोगे. हाँ लिखो,
कंपनी लॉ पेपर में ये अपने को इंग्लिश में लिखना है। देखो कंपनी लॉ पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे लिखना, 20-25 चीज़ें लिखनी है अपने को इसमें। जहां पर भी परसेंटेज है, लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखो फेल हो जाओगे, बद्दुआ लगेगी बाबा की। जहां पर भी परसेंटेज है या फिर भूरा जी ने बैलेंस शीट बनाई, मेरा नाम है, या फिर भूरा जी ने बैलेंस शीट बनाई, वो एज इट इज लिखना है, वो एज इट इज लिखना है। और एग्जाम में आने पर गाली नहीं देना है, गाली नहीं देना है। क्लियर है? आते ही आते हैं। हाँ, जहां भी परसेंटेज दिखे, कोई नंबर दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन दिख रहा है, अपन लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, 100% चांसेस है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उस पर। ठीक है, चलो अब समझो जरा यहाँ पे। हाँ, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब आपको लिमिट बता रहे हैं कि कंपनी कितना डीवीआर इशू कर सकती है, मतलब अपनी टोटल कैपिटल का कितना उसका डीवीआर इशू कंपोनेंट के फॉर्म में हो सकता है। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इट शैल नॉट एक्सीड हाउ मच 26% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोस्ट इशू? आफ्टर इशू, इस इशू के बाद की कैपिटल, इस पोस्ट इशू। और किसका पोस्ट इशू? किसका पोस्ट इशू? पेड अप इक्विटी का पोस्ट इशू। नाउ सुनो अभी इधर देखना, एक कंपनी है जिसकी एग्जिस्टिंग इक्विटी, कितनी है? से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है ना। एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है? 1000। कंपनी को डीवीआर इशू करना है। डीवीआर मतलब क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और डीवीआर इशू करना है इसने 200 का। कितने का करना है? 200 का। तो आफ्टर डीवीआर इशू मेरी रिजल्टिंग इक्विटी कितनी हो जाएगी? 1200, बराबर है। अब अगर मैं परसेंटेज आपसे पूछूं कि पोस्ट इशू इक्विटी का डीवीआर इशू कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो कैसे निकालोगे? 200 डीवीआर इशू है और पोस्ट इशू इक्विटी कितनी है? 1200। तो इसका परसेंटेज देखूं तो 1/6, मतलब ये हो गया 16.67%। अच्छा यार, ऑफिस हैड सम कंप्लेंट। ये अटेंडेंस शीट जब आप फिल करते हो तो सब अपने अपने नाम लिख देना, और उसकी अटेंडेंस चेक करता है। फिर वो जो नहीं दिखता है उसको ना, फिर उसको टॉर्चर करना चालू कर देता है कि क्लास क्यों नहीं आए तुम। तो इसलिए अपने अपने नाम लिख देना, नहीं तो तुमको फ़ोन करके सताते रहेंगे ऑफिस वाले। इसलिए प्लीज़ अपने नाम प्रॉपरली लिख देना, है ना। एंड लेट इट गो एवरीवेयर। मेरे को ऐसा बताया कि एक स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्त को पास ऑन कर देता है और अपने दुश्मन को नहीं देता है। तो अपने दोस्त को भी देना है और दुश्मन को भी देना है ना। मेरे को क्या मालूम, वो आप जानो। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है आपने कैसे निकाला है, परसेंटेज कैसे निकाला है। ये 200 क्या है इसमें? डीवीआर। और 1200 क्या है? पोस्ट इशू। तो पोस्ट इशू इक्विटी का डीवीआर कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये यहां पर कितना आ रहा है? 16%। इसके ऊपर अपर लिमिट कितनी है? 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? अच्छा, एक मिनट इधर देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। डीवीआर इशू सपोज कंपनी 500 का करती है। कितने का? बोलो ना। तो पोस्ट इशू कितना हो रहा है? 1500। तो अब मेरे को बताना कि कितना डीवीआर इशू है पोस्ट इशू इक्विटी का। तो 500 डिवाइडेड बाय 1500 और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, तो कितना आ रहा है? 33.33। कितना मैक्सिमम अलाउड है? 26%। यहां पर कितना आ रहा है? 33। तो कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये डिसअलाउड है।
समझ में आ रहा है? तो पोस्ट इशू इक्विटी का कितना परसेंट? 26%। मैक्सिमम डीवीआर इशू आप कर सकते हो। पहली कंडीशन आर्टिकल्स, दूसरी ऑर्डिनेट रेजोल्यूशन, तीसरी 26% ऑफ पोस्ट इशू इक्विटी। याद रहेगा सबको? चलो ये लिख लिया, डन ना? हाँ चलो आगे देखो। फोर्थ, द कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स? हाँ, आपने डिविडेंड दिया है ना? कब? इन पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में कंपनी ने। अच्छा, जैसे आप क्या बोलते हो जब उसको बोलते हो ना कि मैं तेरे को इक्विटी दे रहा हूँ विदाउट वोटिंग और उसके बदले में तेरे को एक्स्ट्रा डिविडेंड दूंगा, तो शेयर होल्डर क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन उसके मन में क्या आएगा कि बता जरा पिछले साल में कितना डिविडेंड दिया तूने। तो इन्होंने क्या बोला कि उस कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड दिया होगा तो ही वो कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। पहली कंडीशन आर्टिकल्स, दूसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तीसरी 26% ऑफ पोस्ट इशू इक्विटी, चौथा 3 इयर्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, है ना? आगे देखिए फोर्थ, द कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स इज इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जो भी ये साल के एंड में हर कंपनी आरओसी के पास अपनी रिटर्न्स फाइल करती है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब उसकी बैलेंस शीट पीएनएल जाता है, और एनुअल रिटर्न जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटी डिपार्टमेंट के पास देते हो, वैसे ही आरओसी के पास आपको साल के एंड में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है एजीएम के बाद। ये सब बाद में पढ़ने वाले कंप्लायंसेस हैं। तो उस कंपनी ने पिछले 3 सालों में एज सच एनुअल फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, है ना? सो नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स इन पास्ट 3 ईयर्स, है ना? पहली आर्टिकल्स, दूसरी ऑर्डिनरी, तीसरी 26%, चौथी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पास्ट 3 ईयर्स, पांचवी नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स इन पास्ट 3 ईयर्स। आगे देखिए नेक्स्ट, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स और एनी काइंड ऑफ डेट। मतलब उसने ऐसा नहीं कि सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन पे नहीं किया है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है एंड पे भी किया है ना? सो इट हैज पेड डिविडेंड। मतलब पहले कंडीशन क्या थी कि उसने पिछले 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अब कंडीशन क्या है कि उसने डिविडेंड पे भी किया है, या फिर अगर उसका डेट के ऊपर इंटरेस्ट था तो उसने इंटरेस्ट भी पे किया। अच्छा, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन डेट एंड यू पेड डिविडेंड ऑन शेयर्स? मतलब डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दे दिया पहले से? नहीं हो सकता। क्यों? सबसे पहले ओके ठीक है, आई थिंक आप सही बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। सी, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन कैपिटल दैट इज डेबिटेड टू पीएनएल, है ना? विजवेज डिविडेंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट में से हम लोग डिविडेंड देते हैं। तो पीएनएल में पहले ही आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो। बनाओ क्या पीएनएल? फिर भी बता, मेरे को नहीं आता, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आई हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम। सो ये आपने यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस कर दिया। मान लो आपने इस साल इंटरेस्ट दिया 200 का, आपका ग्रॉस प्रॉफिट था सपोज 2000 रुपीज़ का, बाकी सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद लेट्स से आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपये का। मेरे को मैथ्स आती है, 2000 माइनस 200 इज नॉट 1000, है ना? वो बाकी मैंने 800 ये माना कि बाकी सारे एक्सपेंसेस थे, ठीक है? तो ये नेट प्रॉफिट कितना आया मेरा? 1000 रुपये का। उसके बाद दूसरा एक और अकाउंट हम लोग बनाते हैं विच इज़ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया कितना? 1000 रुपये का। और यहाँ पर अगर कंपनी अब डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड कितने? लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड इज ऑलवेज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, विजवेज इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ चार्ज ऑन कैपिटल। मतलब आपको ग्रॉस रेवेन्यूज में से इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले हमेशा कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट। उसके बाद क्या पे करती है? डिविडेंड, ठीक है? तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि आपने डिविडेंड पे कर दिया बट इंटरेस्ट पे नहीं किया। पहले इंटरेस्ट पे करोगे, बाद में डिविडेंड पे करोगे। सब लोग साथ में? हाँ। तो क्या है कि उसने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो डिविडेंड उसने पे भी किया है ना? आगे चेक करना नेक्स्ट, द कंपनी इज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय एनी ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन लास्ट 3 ईयर्स। मतलब उसके अगेंस्ट कोई फाइन पेनल्टी पिछले 3 सालों में नहीं लगी है, ठीक है? चलो एक बार सारी की सारी कंडीशन देख लेंगे। फर्स्ट क्या था? आर्टिकल्स, गुड। दूसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तीसरी 26%, चौथी डिक्लेयर्ड डिविडेंड पास्ट 3 ईयर्स, पांचवी एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पास्ट 3 ईयर्स में फाइल किए हैं, गुड। पांचवी छठी डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट नॉट बीन पेनलाइज्ड अंडर एनी ऑफ द स्पेशल लॉस। कोई कंफ्यूजन?
डीवीआर क्लियर है सभी लोग? चलो नाइस, आगे देखना। दो मिनट दे दो, शट अप, पूछ नहीं रहा हूं तुमसे, लिखो। अच्छा आप सुनो, ये सबसे अच्छा और सबसे प्रॉब्लमेटिक काम है इस सब्जेक्ट का। सुनो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इस बार एग्जाम में, लिख लेना मेरे से आज ही, नहीं आए तो तुम्हारी किस्मत। हाँ, तो ये ना आपको जितने भी प्रोविजंस आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, सबके लिए प्रोसीजर है। एक्ट में 2 चीजें होती है, एक होता है प्रोविजन, एक होता है प्रोसीजर। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो थे प्रोविजंस, दूसरा होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सुबह उठते हो, रात को सोते हो, दिन भर में आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ प्रोसीजर है ना। तो कुछ चीज़ें आपकी फिक्स होती है कि पहले ये करोगे, बाद में ये करोगे, नहीं नहा के क्लास आ जाओगे। तो जो भी आपने सेट किया आपका टोन इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रोसीजर। तो अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो प्रोविजंस थे, उसमें आपने ऊपर नीचे कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोसीजर हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होता है। आ रहा है समझ में? तो फटाफट लिखो। ये मैं आपको कुछ छोटा सा डिक्टेशन दे रहा हूँ। हाँ, वो जो पीछे स्पेस दी हुई है ना, वो इसीलिए स्पेस दी हुई है, लिखो। ओह, जो वीडियो देख रहे प्लीज आपको भी लिखना है, लिखो। हाँ, अब सुनो, 99.99% केसेस में यही फ्लो रहेगा। ओके, 99.99% केसेस में यही फ्लो रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड पार्ट है, उसको याद कर लेना, वो सेम रहेगा। सिर्फ जो प्रोविजन रिलेटेड चेंजेस है वो आपको हर बार चेंज करना है। स्ट्रक्चर सेम है, ढांचा बिल्कुल सेम है। सुनना 1 मिनट, हाँ पहले 2 मिनट सुन लो, फिर आराम से लिखना। सबसे पहले कोई भी चीज आप करो, कोई भी चीज आप करो एक्ट में, फर्स्ट थिंग वी विल ऑलवेज डू इज चेक द अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। तो आंख बंद करके कुछ भी आए ना, पहला पॉइंट हमेशा ही लिख के आ जाना। इसमें लिखाओ तो भी लिख देना, इसमें नहीं लिखाओ तो भी लिख के आ जाना। पहला क्या है? अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। रिडक्शन करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। बायबैक करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। बोनस करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। राइट करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। फर्दर इशू करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। आईपीओ करना है, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। पहला पॉइंट हमेशा क्या होगा? अथॉरिटी इन आर्टिकल्स। सब लोग क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरा, जब भी आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेते हो, देखो अप्रूवल 2 ही एंटिटीज के हैं, बोर्ड, शेयर होल्डर्स। अगर बोर्ड का अप्रूवल है तो यहीं पे बात खत्म। अगर बोर्ड का अप्रूवल है तो यहीं पे बात खत्म हो गई, है ना। उंगली बदलनी बात है, ये दूसरी। हाँ, तो अगर बोर्ड का अप्रूवल है तो फिर शेयर होल्डर्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जहां पर लिखा है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है तो उसमें बोर्ड का भी लेना है, शेयर होल्डर्स का भी लेना है। समझ में आ रहा है सब लोग साथ में? तो जिसमें ऐसा लिखा है कि सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए तो किसका अप्रूवल हो गया? बोर्ड का। जहां पर ऐसा लिखा है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, तो कोई भी चीज जो शेयर होल्डर्स के पहले पास जाती है वो सबसे पहले कौन अप्रूव करता है? बोर्ड। तो पहला हमेशा क्या लिखोगे? एक थप्पड़ मारूंगा, आर्टिकल्स। पहला क्या होगा? आर्टिकल्स। उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल, उसके बाद शेयर होल्डर्स का। अब जब बोर्ड का अप्रूवल लेते हो, नहीं ना, तो बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे। अब बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे तो नोटिस भेजोगे, तो नोटिस भेजना है किसको? बोर्ड को। तो बोर्ड को नोटिस भेजा, बोर्ड मीटिंग होल्ड की, रेजोल्यूशन पास किया। फिर जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा, जनरल मीटिंग होल्ड की, रेजोल्यूशन पास किया। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशंस 2 होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे कोई फॉर्म नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे कोई फॉर्म नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो एक फॉर्म आंख बंद करके लिख के आ जाना, MGT 14। कौन सा फॉर्म? MGT 14। समझ में आ रहा है सब लोग साथ में? सो सबसे पहले क्या? आर्टिकल्स। दूसरा नहीं रे, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। उसके बाद होल्ड बोर्ड मीटिंग, पास बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग, पास ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो कौन सा फॉर्म? MGT 14। किसके पास फाइल करोगे? ROC। किसके पास फाइल करोगे? ROC। 99.99% केसेस में फॉर्म फाइलिंग ROC के पास ही होती है ना। क्यों? कंपनी इनकॉर्पोरेट कौन करता है? ROC। किसके रजिस्टर में नाम लिखा होता है? ROC। अगर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करना है तो किसके ऑर्डर से होता है? ROC के ऑर्डर से नहीं होता है, NCLT के ऑर्डर से होता है, जो हम किसके पास फाइल करते हैं? ROC के पास। उसके बेसिस पे ROC आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करता है। तो जब आप पैदा होते हो, जब आप मरते हो, आप मतलब कंपनी, उसके बीच में जो भी होता है सब किसको इन्फॉर्म करना है? ROC। तो फॉर्म फाइलिंग किसके पास होगी? ROC। MGT 14 जाता है 30 दिन में। कितने दिन? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। समझ में आ रहा है? ये चीज़ कॉमन है, सब में आएगी। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने ये भी लिख दिया तो आपने 2 मार्क्स तो यहीं सिक्योर कर लिए, और बाकी टॉपिक के हिसाब से आपको लिखना है। अब टॉपिक के हिसाब से अगर लिखना है तो अगर आपके प्रोविजंस क्लियर है तो प्रोसीजर सबसे आसान है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो याद है तो प्रोसीजर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, प्रोसीजर लिखो फर्स्ट। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, है ना। ये मैं आपको सिर्फ याद करने के हिसाब से शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, डिटेल में अपने को जो लिखना है एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पहला चेक एओए, एओए इज व्हाट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो पहला चेक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर एरो बना के लिखते रहो, एरो बना के कैसे लिखते पता ना, ऐसे नीचे एरो। अरे माँ कसम, गांव खेड़े से आए हो क्या। चेक एओए, इसके नीचे नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, उसके नीचे होल्ड बोर्ड मीटिंग, और इसी के सामने लिखो बोर्ड रेजोल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है सब, बीएम बोर्ड मीटिंग, बीआर बोर्ड रेजोल्यूशन, जीएम जनरल मीटिंग, ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर समझ में ना आ रहा हो, बड़े लोग ये राइटिंग, तो सेकंड लिखा हुआ है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, उसके नीचे लिखा होल्ड बोर्ड मीटिंग डैश बोर्ड रेजोल्यूशन। लिखा। नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी डैश, नेक्स्ट लिस्टेड कंपनी डैश intimation to SE, SE is stock exchange, intimation to SE dash 15 minutes from conclusion, 15 minutes from conclusion, 15 minutes from conclusion। अभी समझाता हूँ, सिर्फ लिख लो पहले। उसके बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। फिर नेक्स्ट होल्ड जनरल मीटिंग, होल्ड जनरल मीटिंग डैश पास ओआर, होल्ड जनरल मीटिंग डैश पास ओआर, ओआर इज व्हाट, ऑन रेजोल्यूशन। उसके बाद फाइल फॉर्म, अच्छा कौन सा रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी, तो एमजीटी 14 जाएगा नहीं, लिखो फाइल फॉर्म PAS 3, PAS, हाँ पास में से एक S हटा लेना, PAS 3 फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट डैश ROC डैश 30 डेज। इसका मतलब क्या है, ROC के पास फाइल करना है 30 दिन के अंदर, और 30 दिन कब से, डेट ऑफ मीटिंग। लिखा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट डैश ROC डैश 30 डेज। डेट ऑफ जनरल मीटिंग। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब जब अलॉटमेंट करोगे तो ROM में नाम लिखते हो, अरे रजिस्टर मेंबर्स में लिखोगे ना, वे मेरे नए शेयर होल्डर्स है, नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, लिखो एंट्री इन ROM, ROM इज व्हाट, वेरी गुड। और लास्ट लिस्टेड कंपनी डैश लिस्टिंग ऑफ न्यू शेयर्स, लिस्टेड कंपनी डैश लिस्टिंग ऑफ न्यू शेयर्स। डन, ये पहला प्रोसीजर था। अब सारे प्रोसीजर अपने को ऐसे ही लिखने हैं, है ना। 2 मैं लिखवाऊंगा, बाकी सब आप लिखोगे। चलो होमवर्क देख ले जल्दी से। हाँ भाइयों बहनों, टेस्ट आ रहा है इस वीक का। हाँ जी, कल छुट्टी है, कैसी बातें कर रहे हो भाई। जिस दिन आपने एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया उस दिन आपने आपकी लाइफ हमारे हाथ में लिख के दे दिया कि भाई आने वाले 5 महीनों के लिए हम आपकी जवाबदारी हैं।
अच्छा, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग? टैक्स का टेस्ट है ना, तो है, क्या दिक्कत है? मंडे को कब दोगे? कैसे दोगे मंडे को? हाँ, शाम को 7 से 8? दीवाने हो गए हो? तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 यार, संडे लेक्चर नहीं है बट टेस्ट तो है ना। आप वीडियो देख लो, मैंने रिकॉर्ड करके डाला यूट्यूब पे। मैंने यही बोला है कि लेक्चर नहीं रहेगा संडे को, टेस्ट तो रहेगा। अच्छा, मैं क्या, ओके लेट्स पुट दिस ऑफ, और फिर हम लोग बताते हैं भाई, इनको ऐसा लगेगा पुणे के स्टूडेंट्स कैसे हैं, है ना। तो अपन एक क्वेश्चन तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन 17 जल्दी से पढ़ना। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेट वेदर द अमाउंट लाइंग इन एसपी ऑफ अ कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर। मतलब ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे कि एसपीए का अमाउंट हम लोग कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, एक क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं? फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, तो क्या कंपनी बोनस के लिए एसपीए का अमाउंट यूटिलाइज कर सकती है? अलाउड है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एट इट्स जनरल मीटिंग, डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं। 5 ही यूजेस है, डिविडेंड था क्या उसमें? नहीं, तो डिविडेंड के लिए यूज हो सकता है? सवाल ही नहीं, ये आंसर है। कितने लोगों को नहीं आया? नहीं आया, वेरी नाइस। कितने लोगों ने नहीं लिखा? उत्तरी 100% आया, मेरे को डाउट होता है। हाँ, 1, वेरी गुड। हाथ ऊपर कर दो, मैं कॉपी चेक करूंगा। अब भी नीचे आ गया ना, लाते लाते मारूंगा, जूता मेरा जबरदस्त पड़ता है इधर। फिर मैं लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं देखता हूं बिल्कुल। एक ही है। हाँ, गुड गुड गुड। एब्सेंट है? हाँ, ये एब्सेंट वाले नहीं लिखा। देखो, नहीं लिखा, नहीं लिखा, बात खत्म। कल मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को हार्ट अटैक आया, आज फर्स्ट क्लास हो गया। नहीं लिखा, नहीं लिखा, बात खत्म। हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। शिट, फ्री में कम है यार। मैम, ये हाथ ऊपर है क्या? नहीं ना? हाँ, ओके, 8 ही लोग हैं। सबने आंसर लिखा है? सब अपनी अपनी आई शपथ खा रहे हैं? सब लोगों ने आंसर लिखा? मैम, अपना भी हाथ ऊपर है ना? हाँ, जब बात 9 10 आई, बस 10 हो गया ना, अब ठीक लग रहा है। डबल डिजिट चाहिए ही चाहिए डिफॉल्टर, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता 1 2 डिफॉल्टर है तो। हाँ चलो, हाँ क्यों नहीं लिखा? अपन तो एब्सेंट थे और इधर एब्सेंट थे, एब्सेंट थे। मैम एब्सेंट, मैम बहुत सालों बाद आ रहे हो आप ग्रुप 1 में, कहाँ थे इतने समय से? जीवन से परेशान? सब ठीक है ना मैम? नाइस। और इधर अभी नया नया है तो लेट मी जस्ट वार्म अप फॉर फ्यू डेज एंड देन आई स्टार्ट। हाँ, ये मैंने कल ही पढ़ाया था। हाँ, मैं वही क्वेश्चन देता हूँ जो मैंने लेटेस्ट आपको पढ़ाया होगा, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था ना, छोड़ रहा हूँ। औरत सती बना दूंगा मैं तेरे को, इसके बाद आंसर नहीं लिखा है तो। पिछले बैच से डिफॉल्ट कर रही है। और इधर और कौन था? मैम नया नया है इसलिए, और थोड़ा यूनिट्स फ्यू मोर डेज टू वार्म अप। कल से लिखेंगे, है ना? लिखो ना, कैसे अच्छा बुरा जैसे आता है वैसे लिखो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मैं चिल्लाया आपके ऊपर? नहीं, हाँ चिल्लाता भी नहीं हूँ। चलो लिखे। कैसा बदनाम कर रही है रे, हो कर रही है, मतलब कब इतना लाड़ में रखता हूँ साला, मैंने तुमको बिल्कुल हथेलियों पे रखा है। इस पे आर्ग्यूमेंट मत करना, बहुत प्यार करता हूं मैं तुम लोगों को साला। हाँ ना यार? हाँ, क्या पार्टी का प्यार से क्या कनेक्शन? अब मैं कल बैंकरप्ट हो गया तो ऐसा है क्या तुम क्वेश्चन कर रहे हैं तुमको प्यार ही नहीं हमसे, क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हमको पार्टी देना, ऐसा है क्या? अच्छा, आंसर एक बार लिख लेते। किसने वादे किए? चिंदी लोगों, मैंने हर टेस्ट के 500 रुपए दिए तुमको, है कैसी बातें कर रहे हो साले डिफॉल्टर लोग। हाँ लिखो फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, केस फॉर्म में कितने लोगों ने लिखा है? केस फॉर्म में वो 3 पॉइंट्स केस फॉर्म में। ओके, हाँ मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप केस फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक डिस्क्रिप्टिव आंसर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, कैसे भी चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, द गिवन केस pertains to the provisions relating to
provisions relating to section 52 for section 52(52) for utilization of SPA under Companies Act 2013. Utilization of SPA under Companies Act 2013. सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा जल्दी रैप अप करना है क्या? तो सेकेंड पॉइंट लिखो. The provisions of the Act states that amount lying in SPA can be utilized for the following purposes. हाँ, अब सुनो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना. क्या लिखना है आपको पता है? 5 पॉइंट्स लिखना है ना? वहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, वो सेम ही लिखना है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है. थर्ड पॉइंट लिखना, 6-7 लाइन छोड़ दो. थर्ड, बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस टू द गिवन केस, the above provisions to the given case कुछ कंपनी का नाम दिया है क्या क्वेश्चन में? ओके, अब सब पॉइंट 1, SPA can be utilized for issue bonus shares, for issue of bonus shares, B, it cannot be utilized for a dividend, utilized for dividend since dividend is paid out of current year or paid out of current year or accumulated profits. Current year or accumulated profits. Done? चलो, क्वेश्चन 18 फटाफट फोटो खींच लो. एक बार क्वेश्चन बैंक आपके पास आ गया ना, फिर कोई टेंशन नहीं है यार. एक्चुअली रेडी है ऑफिस में, मंडे को कलेक्ट कर लेना, है ना. क्वेश्चन 18, यार वीडियो लेक्चर्स वाले स्टूडेंट्स आपके पास साथ में बुक आई होगी, नोट्स के साथ आपके क्वेश्चन बैंक भी आया है, उससे रेफर कर सकते हैं ना. क्वेश्चन 18, हाँ जी. बिल्कुल कर सकते हैं. नहीं यार, सब वैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ जो केस वाले क्वेश्चंस है ना वो वैसे. मैं कमेंट वाले लिखवाता हूँ, आपको समझ में आएगा. मतलब 3-4 अलग अलग आंसर टाइप्स हैं उसकी, है ना. हो गया, हाँ हो गया ना. चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.